नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2021 के 50 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम शेष 50 प्रश्नों को हल करके यह पेपर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सामने 51 नंबर का प्रश्न है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि हमको ये बता दीजिए कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। ठीक है, हमसे ये बता दीजिए हमें कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, यह कौन सा होगा? दुह धन साहस, दुस्साहस, दुस्साहस या दुसाहस या दुस्साहस। तो इसका सही उत्तर होगा दुह धन साहस। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है, मान लीजिए अ के बाद विसर्ग है, मूल स्वर अ के बाद, मूल स्वर ई के बाद, मूल स्वर उ के बाद विसर्ग है। ठीक है, और उसके बाद यदि तालव्य श आ रहा हो, ठीक है, यदि दंत श आ रहा हो, मूर्धन्य श आ रहा हो, यदि दंत श आ रहा हो, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान देना होगा कि यही शब्द क्या हो जाते हैं, यही शब्द द्वित्व हो जाते हैं। मान लीजिए अगर श आ रहा है विसर्ग के बाद तो यही द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य श आ रहा है तो यही द्वित्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, दंत श आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, दुस्साहस होगा। ठीक है, दुस्साहस होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, पहला दुस्साहस होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसी तरह क्या है, दुह धन शील बराबर दुशील, निह धन संदेह बराबर निसंदेह। हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हमें बता दीजिए कि कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग किया जाता है या किया गया है, जिन्हें अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फॉन्टों का तो प्रयोग होता है, जिन्हें अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है, यही आप हमें बता दीजिए। क्या अरियल फॉन्ट के रूप में, लिगेसी फॉन्ट के रूप में, एल्जीरियन फॉन्ट के रूप में या कालिब्री फॉन्ट के रूप में? तो इसका सही उत्तर होगा कि कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए जो विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग होता है उसे अब लिगेसी फॉन्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लिगेसी फॉन्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान से व्याख्या सुनते हैं हम लोग। कह रहे कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अब लिगेसी फॉन्ट के रूप में जाना जाता है। लिगेसी फॉन्ट विशेष रूप से टेक्स्ट को आकर्षक लुक देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लिगेसी फॉन्ट चुने जाने पर अंग्रेजी की कीबोर्ड से टाइप किया गया कोई भी टेक्स्ट हमें हिंदी में दिखाई देता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। हमसे सीधे पूछ रहे हैं कि बताइए, मैं 4 विकल्प दे रहा हूं, इस विकल्प में एक ऐसा विकल्प है जिसे क्या कहते हैं, पवित्राक्षर या बीजाक्षर कहते हैं। और ध्यान दीजिए देवनागरी लिपि ऑप्शन में होने की वजह से सभी लोग क्या सोच सकते हैं, तो इसलिए हमें इस प्रश्न पे एकदम सावधानी से ध्यान देना होगा। क्या हीरोग्लिफिक लिपि को कहते हैं, देवनागरी लिपि को कहते हैं, दक्षिणी सामी लिपि को कहते हैं या फारसी लिपि को कहते हैं? तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा हीरोग्लिफिक लिपि को क्या कहते हैं, पवित्राक्षर या बीजाक्षर कहते हैं। ठीक है, हीरोग्लिफिक लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा जा रहा है कि हिंदी की बोलियां कितनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए कभी भाषाएं पूछेगा और उस विकल्प में 18 रख देगा। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि संविधान के 8वीं अनुसूची में प्रिय विद्यार्थियों 22 भाषाओं की चर्चा है। ठीक है, अगर बोलियों की संख्या पूछे, ठीक है, तो कुछ विद्वान 17 मानते, कुछ 18 है, लेकिन अगर 18 है तो 18 हम लोग सही लगाएंगे और डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दे रहे हैं तो 18 सही होगा। ठीक है, क्या 17 है, 15 है, ठीक है, या फिर 20 है या 18 है? तो इसका सही उत्तर होगा 18 बोलियां हैं। हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं, कहीं कहीं इसकी संख्या 17 भी मानी गई है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। यह प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, चित्र लिपि से, कुटिल लिपि से? आपके मन में तुरंत आया होगा ब्राह्मी लिपि से। ध्यान दीजिए इसका करीबी आंसर, ठीक है, चित्र लिपि कुटिल लिपि होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। देखिए ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि की एक तो दक्षिणी शाखा थी जिसमें तमिल तेलुगु ये सारी चीजें बनी, एक उत्तरी शैली थी। ठीक है, उत्तरी शैली थी, इससे क्या हुआ, गुप्त बना, गुप्त लिपि। ठीक है, गुप्त से क्या हुआ, कुटिल लिपि हुआ। ठीक है, कुटिल लिपि जिसे अभिधा चित्र
सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी कुटिल लिपि से दो लिपियां बनी, एक तो देवनागरी बनी 9वीं सदी में और एक शारदा बनी, तो इसका करीबी आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? कुटिल लिपि से। देखिए, हमको पता है आपके मन में तुरंत अब यही आ रहा हो कि ब्राह्मी लिपि सही हुआ, लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा प्रिय विद्यार्थियों कि इसका करीबी आंसर कुटिल लिपि होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमसे पूछा ये जा रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, हमसे कह रहे हैं देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची है होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या आप उसे सिरोरेखा कहते हैं, अर्धवृत्ताकार कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं, तिरछी रेखा कहते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सिरोरेखा कहते हैं। पुनः व्याख्या सुनेंगे, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि देवनागरी लिपि के ऊपर के एक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। यह पीजीटी में प्रश्न आ चुका है, यूपी पीजीटी में, कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव किसने दिया था, ठीक है। तो इसका सुझाव किसने दिया था, तो सुनील कुमार चटर्जी ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा यह जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हमें ये बताइए कि भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा यह जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है, ठीक है। तो आपको पता है ना राजभाषा क्या होगी, देवना राजभाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्या सिंधु लिपि है, गुप्त लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, देवनागरी लिपि है? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर क्या होगा, भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है, ठीक है, देवनागरी लिपि को। और संविधान के अनुच्छेद 343 में एकदम स्पष्ट लिखा भी है कि भारत संघ की जो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, जो अंकों का रूप होगा वो अंतरराष्ट्रीय यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। आलोक का विलोम आपको पता करना है प्रिय विद्यार्थियों, आलोक का विलोम आपको पता करना है। तो आपसे यह पूछ रहे हैं कि क्या आलोक का विलोम विभा होगा, अनन्य होगा, कांति होगा या तिमिर होगा? तो आलोक का विलोम क्या होगा, आलोक का विलोम तिमिर होगा। आलोक का विलोम क्या होगा, आलोक का विलोम तिमिर होगा। प्रिय विद्यार्थियों आलोक शब्द का विलोम तिमिर है। कुछ अन्य शब्दों का विलोम शब्द है, जैसे अनन्य का अन्य, सजल का निर्जल, निंदा का स्तुति, अतिवृष्टि अनावृष्टि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ठीक है। हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था, ठीक है। हमसे प्रिय विद्यार्थियों यह पूछा जा रहा है कि जो दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के, ठीक है, प्रचार का जो समय था वो क्या था? क्या ईसा की 12वीं सदी था, ईसा की 10वीं सदी था, ईसा की 8वीं सदी था, ईसा की 7वीं सदी था? तो इसका सही उत्तर होगा ईसा की 8वीं सदी था। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था, तो ईसा की 8वीं सदी था। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था, तो ईसा की 8वीं सदी था, ठीक है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या इसमें बताया ही जा रहा है कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय ईसा की 8वीं सदी था। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं जो इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में वर्णित नाग लिपि से नागरी का नामकरण हुआ। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम उजागर होने से नागरी नाम पड़ा, ठीक है। देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई ऐसा किस विद्वान का विश्वास है, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी जो लिपि थी उसी से चीनी लिपि उत्पत्ति हुई, ठीक है,
ऐसा कोई एक विद्वान मानता है, ठीक है, ऐसा कोई एक विद्वान है जो मानता है, क्या फ्रेंच विद्वान कुपेरी मानते हैं, या फिर डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर मानते हैं, गौरी शंकर हीरा चंद्र मानते हैं, डॉक्टर प्रजुलिस्की मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को पुनः ध्यान से सुनिएगा। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ऐसा किस विद्वान ने माना है, तो फ्रेंच विद्वान कुपेरी ने माना है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना भाई साहब कि चीनी लिपि से क्या हुआ, चीनी लिपि से ब्राह्मी लिपि बनी है, ठीक है। चीनी लिपि से क्या बनी है, तो चीनी लिपि से ब्राह्मी लिपि बनी है। ऐसा किस विद्वान ने माना है, तो प्रिय विद्यार्थियों, फ्रेंच विद्वान कुपेरी थे, उन्होंने यह मत दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नेगेटिव हमारा संस्कार, तुरंत बाहर करेंगे इसको, ठीक है। और पुनः फिर प्रश्न को पढ़ेंगे। हमसे कह रहा है कि देखिए मैं 4 विकल्प दे रहा हूं, लेकिन उस विकल्प का चयन करिए आप जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। पुष्पित, ठीक है, मनौती, ललक, निर्दोष, ठीक है। अगर हम बात करें पुष्पित, इत प्रत्यय है, मनौती की बात करें तो औती प्रत्यय है, ठीक है। लेकिन अगर शब्द ध्यान दीजिए अब निर्दोष, ये तो उपसर्ग से बना है ना, निर उपसर्ग से, तो ये क्या है, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तद्धित और कृत। कृत प्रत्यय किस में लगते हैं, तो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय को कृत प्रत्यय और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं, आज यदि वर्षा हो तो तुम यहीं रुक जाना, वह घर से निकला था परंतु वापस लौट गया, ठीक है, वापस लौट गया, शायद वह मान ही जाए, ठीक है। तो फिर विद्यार्थी हमसे मिश्र वाक्य पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि अब देखिए कि मिश्र वाक्य कौन सा है, तो इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा, आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। फिर विद्यार्थी इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है, आज यदि आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा ये जा रहा है। अच्छा देखिए, एक चीज एक प्रश्न ये पूछता कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो 3। सरल, साधारण, मतलब सरल या इसी को साधारण कहते हैं, मिश्र और संयुक्त। और अर्थ के आधार पर पूछे वाक्य के कितने भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। ऐसे संख्या पूछा हुआ कई बार परीक्षाओं में, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद सही विकल्प हो। ध्यान से पढ़ेंगे, क्या निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो, ठीक है। अब देखिए मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा है, ठीक है। अब देखिए परिणाम की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए सीधे बता दिए 3.5 मीटर, तो देखते हैं क्या संख्यावाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। उन्होंने सीधे बता दिए कि भाई साहब मेरे सूट में पता है 3.5 मीटर कपड़ा लगा है, मतलब निश्चित निश्चित, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, अब देखिए इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए निश्चित, निश्चय परिणामवाचक, 2 शेर घी, 4 हाथ, 10 हाथ, ठीक है, 4 गज मलमल मलमल। अगर हमसे पूछे अनिश्चय परिणाम जैसे बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको ये बता दीजिए कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए, ठीक है। संयुक्त वाक्य कौन सा है इसे आपको बताना है। मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, हाँ। मीता नए कपड़े लेकर आई है, वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा। रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया, ठीक है, वह अपने घर चला गया। तो ये क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है कि रमेश ने काम खत्म किया और देखिए संयुक्त, ठीक है, और वह अपने घर चला गया, संयुक्त वाक्य है। जबकि मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यह इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। मीता नए कपड़े लेकर आई, ये सरल वाक्य है। वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा, ये संदेहवाचक वाक्य है। जिस
वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। हमसे नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम बाहर निकाल के इनको रखेंगे और फिर प्रश्न को देखेंगे। हमसे कह रहे हैं कि बताइए कौन सा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सुखदाई, घटाव, मनुष्यता, ठीक है, और शीतल, ठीक है। अब देखिए शीतल, अगर ये शीतलता होती तो भाववाचक हो जाता, ठीक है। अब यहाँ शीतल लिखे हैं, ठीक है, तो इसका सही है, यही निगेटिव है। शीतल, शीतल क्या है? शीतल विशेषण होगा ना। भाववाचक संज्ञा अगर पूछे तो इसका शीतलता होगा, तो इसका सही उत्तर होगा डी। डी क्या है? डी भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, ठीक है। मोहन पढ़ रहा है, सीधे पूछ रहे हैं हमसे कि मोहन पढ़ रहा है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती, लक्षणा, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति, ठीक है। साक्षात सांकेतिक अर्थ प्रकट हो रहा है तो कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा शब्द शक्ति। विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं, एक तो अभिधा होता है, लक्षणा होता है और व्यंजना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न से ये पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द है। मतलब ध्यान दीजिए, हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक शब्द जो है ना पुनः उपसर्ग से बना है, उसी को आपको बताना है। क्या पुनर्जीवन बना है, या फिर पुरस्कार बना है, या पुरातन बना है, या प्रतियोगिता। तो आप पुनर्जीवन को एक बार संविक्षित कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। तो इसका संविक्षित क्या होगा? पुनः उपसर्ग होगा और जीवन मूल शब्द होगा। तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर क्या होगा? पुनर्जीवन होगा, पुनर्जीवन होगा, पुनर्जीवन होगा। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। मतलब किसमें उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। प्रताप, ठीक है, उपाध्यक्ष, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? प्र उपसर्ग है। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें या अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, तो आदि उपसर्ग है, ठीक है, आदि उपसर्ग है। अगर हम बात करें, अब देखिए, अब जो ये हमें दे रहा है भ्राता, भ्राता शब्द में क्या है? अगर हम विदेश में बात करें तो वी उपसर्ग है, ठीक है, वी उपसर्ग है। अब देखिए भ्राता में क्या है? भ्राता में उपसर्ग का यूज नहीं है, भ्राता में उपसर्ग का यूज नहीं है। देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में संकेत वाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने बात किया ना कि वाक्य जो है रचना के आधार पर तीन, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों अगर हम देखें अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं और उसमें एक भेद है संकेत वाचक वाक्य। हमसे कह रहे हैं कृपया अपनी मदद स्वयं कीजिए, क्या ये संकेत वाचक वाक्य है? ठीक है, माली ने आज पौधे को पानी नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते, ठीक है। या फिर आज मेरा मन कुछ और अच्छा खाने का है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते, यही संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, ओला प्रत्यय है, ला प्रत्यय है, ठीक है। अब देखिए डी ट्रिपल एस वी में प्रत्यय से और उपसर्ग से ढेर सारे प्रश्न हैं, वाक्य से ढेर सारे प्रश्न हैं, तो हमें ये पता भी चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो खटोला शब्द में ओला प्रत्यय है, प्रत्ययों से बने शब्द निम्न है, ठीक है। प्रत्यय और मूल शब्द ओला, मझोला, बिचोला, सपोला, पटोला, बतोला इत्यादि, ठीक है। आ उपसर्ग से प्यासा, भूखा, जोड़ा, छात्रा, बैठा इत्यादि। अगला प्रश्न से ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हमें बताइए कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं ना कि मध्यम पुरुषवाचक का सही विकल्प, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं हम होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं हम होता है, ठीक है। और बताइए मध्यम पुरुष में क्या होता है? तू होता है, तुम होता है, आप होता है। अन्य पुरुष में होता है वह, वे, यह, ए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये तो हो गया क्या? उत्तम में चला जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। यह भी उत्तम में चला जाएगा, गलत। ये किस में जाएगा? ये अन्य में चला, ये भी गलत।
तुम्हारे शब्द क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका सही उत्तर होगा तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे सही उत्तर हो गया। अब देखिए, हाँ, अब हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब, देखिए शब्द शक्ति से दूसरा प्रश्न हमें मिल रहा है, मतलब शब्द शक्ति हमारे लिए द्वितीय प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हमसे पूछ रहे हैं कि जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है। प्रिय विद्यार्थी, हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए मुख्यार्थ बाधित हो, अन्य अर्थ प्रकट करे तो कौन सी शब्द शक्ति। तो भाई साहब, क्या अभिधा होगी? जब मुख्यार्थ बाधा हो गई तो अभिधा तो होगा नहीं। व्यंजना होगी? नहीं, ये तो अभिधा और व्यंजना के बाद जब अर्थ प्रकट हो। आरती व्यंजना? नहीं। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा है जब मुख्यार्थ की बाधा होने पर, ठीक है, रूढ़ि या प्रयोजन के सहारे जब अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है। ठीक है, अच्छा, लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं, रूढ़ि और प्रयोजनवती, इसीलिए क्योंकि रूढ़ि और प्रयोजन के सहारे। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा ये जा रहा है कि नीचे दिए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। ठीक है, हमसे कह रहा है कि हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। क्या यह संयुक्त वाक्य है? क्या यह संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा कि हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यह संयुक्त वाक्य है। अब देखिए, हमसे अलंकार से प्रश्न है, मतलब द्वितीय प्रश्न में अलंकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हमसे कह रहे हैं सीधे चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हरि, हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, अब वही यहाँ पे बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि क्या सीधे चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते हैं विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। ठीक है, एक हरि तो बंदर होता है, एक हरि भगवान कृष्ण होते हैं। ध्यान देंगे, क्या श्लेष अलंकार है, विरोधाभास है? ठीक है, भ्रांति मान है या पुनरुक्ति है? ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों श्लेष अलंकार है। ठीक है, एक शब्द से जब दो अर्थ निकले, ठीक है, और फिर चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले और चमत्कार उत्पन्न हो, अब जैसे हरि का दो अर्थ है, एक तो बंदर होगा, एक ईश्वर होगा, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमसे कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आधी, ठीक है, आधी शब्द का जो है, आधी का मतलब क्या सही अर्थ होगा आपको बताना है। ठीक है, आधी, हाँ, क्या मानसिक रोग है? ठीक है, आधी, या फिर शिक्षा है, या फिर वात्सल्य है, तो शारीरिक रोग है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होगा, चिंता एक आदि रोग है, आदि है, चिंता एक आदि है, मतलब मानसिक रोग है। ठीक है, मानसिक, आदि शब्द का एक आदि शब्द मानसिक होता है। ठीक है, आदि चिंता और भय, काल्पनिक भय। आदि है, व्याधि क्या होता है? जैसे मान लीजिए व्याधि, जैसे कैंसर हो गया, मलेरिया है, ये सब व्याधि है, शारीरिक है। अगर आपको मानसिक दिक्कत हो रही है तो वो आदि है। अब ध्यान दीजिए, जहां किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, मतलब सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, ठीक है, और वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन होता है, क्या उत्प्रेक्षा का उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति या फिर रूपक? तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अतिशयोक्ति, जैसे राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है अपने विद्यार्थियों, क्या हमें बताइए कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, देखिए दो शब्द दिए हैं और इनके जो सही अर्थ वाला युग्म है उन्हें बता दीजिए। पुष्कर, ठीक है, पुष्कर का तो भाई जलाशय होता है, पुष्कर का क्या अर्थ होता है? ठीक है, पुष्कर, अगर आपको पुष्कर जलाशय पता है ना, तालाब पता है प्रिय विद्यार्थियों, तब भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चारों विकल्प को पढ़ेंगे। जलाशय बहुत, बहुत आसान, कठिन बहुत, ठीक है, सरस्वती बहुत, तो इसका सही उत्तर होगा पुष्कर जलाशय बहुत। ठीक है, पुष्कर का क्या अर्थ होता है? तो पुष्कर का अर्थ होता है बहुत और पुष्कर का अर्थ होता है जलाशय। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए समस्त पदों के सही अव्ययवाची समास का विकल्प है, मतलब ठीक है, एक विकल्प दिया गया, एक समास दिया गया, अब इसका सही समास विग्रह क्या है आपको ये बताना है। यथा साध्य, यथा का साध्य, या फिर न साधनी होगी, जितना साधा जा सके या साधने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा
जितना साधा जा सके, यथासाध्य का मतलब है, ठीक है, जितना साधा जा सके, ठीक है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता वही होता है वही भाव। लेकिन ध्यान दें, अगर हमें यथाशक्ति दिया है तो शक्ति के अनुसार, ठीक है, आमरण दिया है तो आमरण तक, आजन्म दिया है तो जन्म तक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यथासाध्य का क्या होगा समास विग्रह, जितना साधा जा सके। पुनः लिख लीजिए आप लोग पेज पे, यथासाध्य का अगर हमसे एग्जामिनर पूछेगा कि समास विग्रह बताइए तो हम तुरंत बताएंगे उसको कि जितना, जितना साधा, साधा जा सके, ठीक है, जितना साधा जा सके। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि अब देखिए अलंकार से पुनः प्रश्न, तीसरा प्रश्न कह रहा है संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या क्या वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो कह रहा है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्या अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, या फिर प्रिय विद्यार्थी विपसा है। तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर क्या होगा कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इसका सही उत्तर होगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहीं पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोगों ने देख लिया इसका सही उत्तर होगा क्या। अब देखिए अनुप्रास अलंकार। अब अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि हमें जातिवाचक संज्ञा का जो सही विकल्प है बता दीजिए। गोदान, कोहिनूर, पंकज, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, मनुष्य की जाति होती है, ठीक है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञाओं में क्या होता है, तो सगे संबंधियों, ठीक है, व्यवसाय, ठीक है, पदों कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा है तो उसकी भी एक जाति, कई तरह, सफेद घोड़े, काले घोड़े, ऐसे, ठीक है। वस्तुओं के नाम में मकान, घड़ी, कुर्सी, टेबल। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या है, यह सब भी जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, अब 5 प्रश्न हमें क्या हम लोगों को पैराग्राफ पढ़ना होगा प्रिय विद्यार्थियों, और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। 21 से 85 तक के प्रश्न, मतलब हमने टीजीटी में पैराग्राफ से भी प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। कह रहे हैं आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो न जाने कहाँ खो गई है, ठीक है। पुनः एक बार पढ़ेंगे। देखिए पैराग्राफ का यही है कि आप एक एक दो दो बार पढ़िए, ठीक है। या तो आप प्रश्न पढ़ के फिर पैराग्राफ पढ़िए, या फिर पैराग्राफ पढ़ इतने अच्छे से पढ़ लीजिए दो दो बार, ठीक है, कि फिर प्रश्न देखते ही आप उत्तर तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो, ठीक है। कह रहे हैं आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो ना जाने कहाँ खो गई है। कुछ दशक पहले तक लोग एक दूसरे को देखते ही एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते थे, किंतु आज दशा यह है कि किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्तता का मुखौटा लगाकर अभिवादन की प्रक्रिया से स्वयं को बचाकर सुरक्षित निकलना ही बहादुरी का कार्य समझते हैं। भाई साहब ये बात एकदम सही है, ठीक है। इसको कहते हैं इग्नोर करना, ठीक है। जबकि मुस्कुराहट एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य को बिना किसी दाम के मिली है, यह उसे शारीरिक और मानसिक रोग का उपचार करने में पूर्णतः सक्षम है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करता है वह निश्चय ही सारे दिन ऊर्जावान रहता है। वह बिना किसी तनाव के सारे कार्य कुशलता से पूर्ण कर पुनः अगले दिन के लिए नए कार्यों को पूरा करने की कुशल रणनीति बना निश्चिंत होशा हो जाता है, निश्चिंत होश हो जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य सभी लोग चाहते हैं, मतलब जो मुस्कुराते हैं ना उनको सभी लोग पसंद करते हैं, ठीक है। उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उसके समीप आने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसके विपरीत अनायास ही खोजने वाले व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना पसंद करता है, ठीक है। कह रहे इसके विपरीत अनायास ही खींचने वाले व्यक्ति से, ठीक है, हर बत्ती में रिसिया जा रहे हैं, मुंह फुला रहे हैं, ठीक, तो उनसे क्या है आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है, बचना चाहेंगे। पुरानी कहावत है कि प्रसन्न बदन के दर्शन मात्र से ही समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी खुशियां बांटे, ठीक है। स्वयं प्रसन्न होकर क्या है दूसरों को भी खुशियां बांटे। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है इसमें कि दिए गए विकल्पों में कौन सा दशा का समानार्थी शब्द है, माने दशा का समानार्थी का शब्द कौन सा है। दिखावा, दिशा, स्थिति, शामिल। तो स्थिति
नहीं कहते हैं तुम्हारी स्थिति खराब है, तुम्हारी दशा खराब है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कैसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। क्या भाई साहब, जो हर वक्त मिले, जो हर बात पर झुल्ला जाए, या फिर जो हमेशा पीछे पड़ता रहे, या फिर जो हमेशा खुशी खुशी मिले। तो इसका सही उत्तर होगा जो हर बात पे झुझला जाए उसे व्यक्ति नहीं पसंद करता। अनुच्छेद में जीवन की किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है? प्रिय विद्यार्थी, हमसे पूछा यह जा रहा है कि अनुच्छेद में जीवन की किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है? व्यस्तता के बारे में, ऊर्जावान के बारे में, मुस्कुराहट के बारे में, अभिवादन के बारे में। तो भाई साहब मुस्कुराइए, अनमोल औषधि है। मानसिक शारीरिक सब रोग आपके ठीक होने वाले हैं। मुस्कुराइए, आप प्रयागराज में हैं। ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं? कह रहे हैं अनुच्छेद के अनुसार आज के समय जब कोई पहचान का दिखा तो लोग क्या कहते हैं? समोसा खा रहे हैं तो छिप जाते हैं, या फिर व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, व्यस्त होने के बावजूद मिलते हैं, हंसी खुशी बातें करते हैं, या चाय पीते हुए छिप जाते हैं कि इन्हें भी चाय ना पिलाना पड़े। तो भाई साहब सही उत्तर क्या होगा? व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं, अंबानी के भाई बनने लगते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न से कहें दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए, ठीक है। तनावपूर्ण वातावरण, खींचने वाले व्यक्ति, मुस्कुराहट, ठीक है, व्यस्त जिंदगी। देखिए व्यस्त जिंदगी इसका क्या है? सटीक सटीक शीर्षक होगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए अभी तक हम लोग गद्यांश को देखा, पद्यांश को देखेंगे और हम 5 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से प्रिय विद्यार्थी हल करेंगे। हमसे पूछा ये जा रहा है कि हमको ये बताइए। अब देखिए काव्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, विकल्पों का सही उत्तर चुनेंगे और प्रश्न को अपने सही करेंगे और पार्टी साटी करेंगे। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है भाई पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। उससे संबंधित प्रश्नों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। कह रहे हैं कि अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में, वही पंत बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्झर, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर, ठीक है। आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर लहराई, आज विगत युग के पतझर तुमको नव मधुमास खिलाना, नव युग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना, उठो राष्ट्र के नव यौवन, तुम दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो, नए प्रात का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो, हम में भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना, हमने भी ली अंगड़ाई। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि नव युवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं? क्या दुर्गम रास्तों पर चलकर? तो भाई साहब गलत दिशा ढूंढकर, तूफानों से दूर जाकर, सुगम रास्तों पर चलकर। ठीक है, आप ऐसे थोड़ा सा व्यवहारिक होकर भी इस प्रश्न को सोचेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि नव युवक प्रगति का नाम को कैसे सार्थक करते हैं? तो दुर्गम रास्तों पर चलकर। दुर्गम रास्तों पर चलकर। अब देखिए कह रहा है कि काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है? क्या नए नए पत्तों को देखकर, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि पतझड़ से क्या आशा है, विगत युग के पतझड़ का क्या आशा है कि अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं, ठीक है वही है भाई, या फिर नए युग को देखकर खुश होना, कुछ समय से दुख में कई उल्लेखनीय कार्य हुए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। ठीक है, विगत युग के पतझड़ का मतलब क्या है? अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, युवावस्था, बुढ़ापा, ठीक है, तारुण तारुण्य या जवानी। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निगेटिव है, इनको बाहर निकालिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कवि देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? क्योंकि नवयुवक बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह की क्षमता की कमी है, क्योंकि नवयुवकों को सोने से जगाना है, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है, इसलिए जो है नवयुवकों का आह्वान कवि कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों,
काव्यांश का उचित शीर्षक। मुझे तो सबसे कठिन प्रश्न यही उचित शीर्षक जो होता है, ठीक है, यही लगता है। कह रहा है कि नवयुवकों का भोलापन, क्योंकि एग्जामिनर इसमें क्या मानेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। नवयुवकों का भोलापन, नवयुवकों का आह्वान, नवयुवकों को नमन, नवयुवकों का समागम, तो इसका सही उत्तर होगा नवयुवकों को, नवयुवकों का आह्वान क्या है, उचित शीर्षक होगा नवयुवकों का आह्वान। अब हमारे सामने 91 नंबर का प्रश्न है, 91 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। समझ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि ना, कि जो छात्र की अधिगम का ताकत समझना हो, मतलब वो जो सीख रहा है, पढ़ रहा है, उसकी ताकत समझना और कमजोरी समझना हो, ठीक है, तो जो डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, क्या आकलन अधिगम कहते हैं, असेसमेंट लर्निंग कहते हैं, हैप्टिक लर्निंग कहते हैं, शब्द अधिगम कहते हैं, या विजुअल लर्निंग कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप उसे आकलन अधिगम कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उसे आप क्या कहते हैं, आकलन अधिगम कहते हैं, ठीक है। छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को आकलन अधिगम कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः सुनेंगे, छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को आकलन अधिगम कहा जाता है, ठीक है। आकलन अधिगम या असेसमेंट लर्निंग। अब देखिए, नाटक क्या है, क्या कला प्रदर्शन है, कहानी प्रदर्शन, नृत्य प्रदर्शन, चलचित्र प्रदर्शन है। तो नाटक एक कला प्रदर्शन है, नाटक कला प्रदर्शन है। नाटक काव्य का एक रूप है जो श्रवण ही नहीं अपितु दृश्य भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराते हैं, उसे नाटक कहते हैं। कह रहे हैं हमसे कि किस समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान है, लिंग समान समाज, ठीक है, राष्ट्रीय समाज, हिंदू समाज, ट्रांसजेंडर समाज। तो सही उत्तर क्या होगा, लिंग समान समाज। लिंग समान समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान है। प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है, ठीक है, प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है, नाटक, कहानी, कला, नृत्य। तो प्रकृति क्या नहीं है लेकिन प्रकृति नहीं है, क्या प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है, तो कला नहीं है। कह रहा है प्रकृति कला है लेकिन प्रकृति नहीं है, हाँ, प्रकृति कला है, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति कला है लेकिन प्रकृति नहीं है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव से है, किसी भी सजीव निर्जीव पदार्थ आदि का स्वाभाविक रूप गुण, ठीक है, तत्व जो उसके रूप के मूल में होता है वही इसकी प्रकृति होती है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, विकास का तात्पर्य क्या है। विकास का तात्पर्य क्या है, प्रायोगिक परिवर्तन, प्रबोधक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। तो विकास का तात्पर्य होता है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। विकास का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि विकास का तात्पर्य क्या है, तो गुणात्मक परिवर्तन से है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भाषा के लक्षण, भाषा के लक्षण सम संवेदनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास किस आयु में आते हैं। मतलब भाषा के लक्षण संवेदनात्मक, सामाजिक और जो शारीरिक विकास है वो किस युग में आते हैं, क्या वे किशोर युग में, ठीक है, किसी आयु में, या बचपन के मध्यम आयु में, या युवा आयु में। तो इसका सही उत्तर होगा बचपन में आते हैं भाषा के लक्षण, ठीक है। सम संवेदनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास बचपन में आते हैं। अध्यापन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान, जड़सूत्र, अधिगम या फिर शिक्षा। तो अध्यापन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अधिगम, लर्निंग, सीखना, ठीक है। अध्यापन से अधिक महत्वपूर्ण अधिगम है, बिना अधिगम के सफल अध्यापन कार्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हमसे कह रहे हैं समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है। समावेशन में बाधा किसके कारण, मित्र, परिवार, अड़ोस पड़ोस या फिर सामाजिक। तो इसका सही उत्तर होगा समाज के द्वारा। क्या होता है, समाज के द्वारा समावेशन में सबसे बड़ी बाधा पड़ती है, समावेशन में सबसे बड़ी बाधा समाज के कारण होती है, ठीक है। समावेशन में सबसे बड़ी बाधा का कारण समाज होता है। अगला प्रश्न, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी है, ठीक है। बातिल, देखिए अच्छा प्रश्न है, बातिल, सार, एब्स्ट्रैक्ट इसको कहते हैं, या मुखर या फिर अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी या मुखर, ठीक है, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम,
पाठ्यक्रम का समानार्थी क्या है? मुखर है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी क्या है, तो आप बता दीजिएगा मुखर। निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी मुखर है। ठीक है, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस पठन सामग्री से जो विशेष कक्षाओं के छात्रों हेतु निर्धारित किया जाता है। हमारे सामने अगला और आज का अंतिम प्रश्न है। हमसे पूछा जा रहा है कि किसे हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। ठीक है, मतलब अधिगम में केंद्रीय भूमिका के रूप में कौन होता है? क्या लेखन होता है, भाषा, आकलन, अध्ययन? तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा भाषा। भाषा जो होता है, भाषा जो होता है वह अधिगम में केंद्रीय भूमिका के रूप में, ठीक है, निभाने के लिए माना जाता है। भाषा की शिक्षा देने के लिए शिक्षक कई विधियां या सूत्र अपनाता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अधिगम में भाषा के माध्यम से ही हम छात्रों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज जो है नीट ट्रिपल एस बी टीजीटी 2021 के सभी 100 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में सभी 100 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।